हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम लोग हिस्सा पढ़ने वाले हैं इसका नाम होने वाला है फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने अभी तक बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग पिगमेंट्स का फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अभी इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे और जहाँ तक आपको याद आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं तो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट सा होने वाला है क्योंकि ये 10th में भी मिलता है और साथ ही साथ 11th में भी मिलने वाला है। बात करें फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की तो हम लोग को पढ़ना होता है कि CO2 है और जैसे ही इसमें हम लोग क्या देते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ UV मतलब सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल मीन्स पिगमेंट्स। तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है C6H12O6 और अगर आपको याद आ रहा है तो ये ग्लूकोज था कुछ, ये तो ग्लूकोज होने वाला है। साथ ही साथ यहीं पे और क्या निकलते हैं तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा एज अ बाई प्रोडक्ट और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर वेपर भी निकलता है। ऐसा कुछ हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना होता है अलग अलग तरह के रिएक्शंस, स्टेप्स, जैसे आपने नाम सुना है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो सब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे अराइज होता है ना कि ये जो ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन CO2 का था या H2O का था। तो इस प्रोसेस को समझना है। मैंने क्या बोला कि सनलाइट जो आता है उसको पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को और उसके बाद क्या करेंगे, इस H2O का ब्रेक डाउन करवाएंगे और ये जो H2O है ये टूटेगा, 3 अलग अलग हिस्सों में टूटने वाला है। ये H2O टूटने वाला है H+ में, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन में टूटेगा एज वेल एज यहाँ से निकलने वाला है ऑक्सीजन, कुछ ऐसा निकलने वाला है। हुआ क्या है तो सनलाइट को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करा और देन यहाँ पे फोटोलाइसिस हुआ है, मतलब सनलाइट की वजह से इस H2O का ब्रेक डाउन हुआ है, टूटा है, ये 3 अलग अलग हिस्सों में टूटा है। और अब देखेंगे कि इन तीनों का फंक्शन क्या है। मैंने बोला कि ये जो ऑक्सीजन निकलता है ये ऑक्सीजन किसका होगा, तो अभी आप पहले तो याद रखना कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये H2O का होता है, CO2 का नहीं होता है। हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शंस में। तो आपको ये बात ये याद रखना है कि CO2 जो होता है ये रिड्यूस होता है किसमें, ग्लूकोज में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि CO2 रिड्यूस होता है ग्लूकोज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 रिड्यूस होगा ग्लूकोज में और यही तो खाना है प्लांट का, इसी को तो बनाना था। स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला कि वो देखेंगे, लेकिन अभी आप पहले ध्यान में रखना कि जो पिगमेंट्स हैं H2O को तोड़ेंगे और H2O को तोड़ेंगे तो ये 3 अलग अलग पार्ट में टूटेगा। अब बात क्या है, ये ऑक्सीजन तो यहाँ बाहर निकल गया एज अ बाई प्रोडक्ट। ये तो मैंने बोला कि ऑक्सीजन जो निकलता है वो H2O का होता है। बचा ये दोनों, इन दोनों का फंक्शन क्या होगा। तो ये तो यहाँ पे निकल गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें जाता है। और पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं और चेन भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है, ETS होता क्या है, तो याद रखना है प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन, मतलब जो एनर्जी बनता है ना वो ETS में बनेगा, सीधे सी बात। तो मतलब ये हुआ कि H2O जो टूटेगा, ऑक्सीजन तो निकला, बाहर निकल गया बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो हम लोग सांस लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ETS में जाएगा, इसी का दूसरा नाम ETC है। और ये होता क्या है तो मैंने बोला प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन, एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है, जो हम लोगों को पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में और रेस्पिरेशन वाले प्लांट चैप्टर में भी पढ़ना था ऐसा। ये जो H+ होता है ये क्या करेगा,
देखो तो क्या इसमें आपको कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? और ये जो ग्लूकोज है इसमें भी तो कार्बन ऑक्सीजन है ना, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन था और यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन है, बीच में आ गया हाइड्रोजन, एंड आई थिंक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रिडक्शन लिखा है। तो ये जो H+ है ना, ये CO2 को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, CO2 को रिड्यूस करेगा, CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज। तो हुआ क्या क्या है, सबसे पहले पिगमेंट्स ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, पहला स्टेप। दूसरा, ये जो सनलाइट को जो एब्जॉर्ब किया, जहाँ से एनर्जी मिला, उसने H2O को तोड़ा है, और H2O को तोड़ने के बाद यहाँ से 3 हिस्से मिले हैं। ये जो ऑक्सीजन है एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, जो हम लोग यूज करते हैं। रही बात इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन ETS में जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में ETS प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एनर्जी बनता है, तो ये एनर्जी बनाएगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो हिस्सा है H+, ये H+ जो है वो रिड्यूस करेगा किसको, CO2 को, क्या में, ग्लूकोज में। तो यही तो मेन प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। अब लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, वो देखेंगे। आई थिंक कि यहाँ तक ये हिस्सा तो समझ में आ गया होगा, है ना, ये बात होने वाला है। अब पहले तो मैं बोल देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आराम से लिखूँगा। ये जो लाइट रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन कहने का मतलब जो लाइट पे डिपेंड करता हो, वैसे प्रोसेस को कहेंगे लाइट रिएक्शन। एंड आई थिंक ये कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और दैट्स व्हाई H2O का ब्रेकडाउन हुआ है। मतलब H2O का टूटना लाइट रिएक्शन कहलाएगा। और H2O जब टूटता है तो ऑक्सीजन निकलता है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए ऑक्सीजन लिबरेट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये लाइट रिएक्शन में आना चाहिए कि डार्क रिएक्शन में आना चाहिए? आंसर है लाइट रिएक्शन में आएगा। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि लाइट और डार्क, ये क्लियर करते हैं अच्छे से। और फोटोसिंथेसिस के जस्ट बाद अगला हिस्सा जो आने वाला है वो होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइट रिएक्शन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डार्क रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है? मैंने बोला कि इस लाइट रिएक्शन को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। और याद आ रहा है तो H2O का टूटना ड्यू टू सनलाइट लाइट रिएक्शन में ही आने वाला है। तो मैंने बोला कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होगा, और इसमें क्या क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय पिगमेंट्स, ये होने वाला है। उसके बाद मैंने बोला कि यहीं पे क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। मतलब लाइट के, फोटो का मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में टूटना किसका, H2O का, तो फोटोलाइसिस ऑफ H2O। और आपको याद होगा तो H2O 3 पार्ट में टूटता है, H+, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ये स्टेप होने वाला है। ये दो मेरा, अच्छा अगर मैं बोलूँ ना O2 का लिबरेशन, O2 जो निकलता है ये भी लाइट रिएक्शन के ही अंदर आने वाला है। तो ये 3 चीज़ तो होने वाला है लाइट रिएक्शन में। क्या मैंने बोला है, एब्जॉर्प्शन होगा पिगमेंट्स के द्वारा सनलाइट का, उसके कारण क्या होगा, H2O का टूटना होगा, साथ ही साथ O2 भी यहाँ पे निकलने वाला है। ये डार्क रिएक्शन क्या होगा, तो इसके बारे में देखो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रोसेस दिन में होता है तो इसको सिर्फ रात में ही होना है। ये लाइट पे डिपेंड करता है, तो दिन में तो होगा ही होगा। इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। तो लाइट
इंडिपेंडेंट प्रोसेस। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ रात में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लाइट पे मतलब ही नहीं है इसका कुछ, इंडिपेंडेंस को निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो ये दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। साथ ही साथ इसमें होता क्या है, तो मैंने बोला कि इसमें CO2 जो होता है वो रिड्यूस करेगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, बाई H+ प्रोवाइडेड बाई H2O। बड़ा अच्छा सा स्टेप यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो अच्छा है, मैंने तो एनर्जी के बारे में बताया कि ATP का भी फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा ATS में, और मैंने बोला कि H+ इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, और ग्लूकोज बनाएगा। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनर्जी, इस डार्क रिएक्शन में उस ATP का यूज किया जाता है। जैसे बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी ATP निकलता है, क्लोरोप्लास्ट में ये सब होने वाला है तो वहाँ पर भी निकलेगा। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? रीज़न ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट में जो एनर्जी निकल रहा था ना, वो डार्क रिएक्शन में यूज हो गया, उसने खुद ही यूज कर लिया, तो हम लोग के काम का नहीं रहा वो, तो ऐसा कुछ था। खैर, तो ये लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस डार्क रिएक्शन कहलाने वाला, और इसमें सीधी सी बात है CO2 रिड्यूस होता है ग्लूकोज में। ये होने वाला है लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, तो बस वही है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, एज वेल एज क्या होने वाला है, तो CO2 का रिडक्शन होने वाला है। अब इन सब चीज़ों के लिए या गैसेस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है स्टोमाटा के, तो हम लोग को एक थ्योरी पढ़नी है स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग, वो भी देखेंगे। आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये भी देखना है। उसका मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का, जिसमें वो कंप्लीट होने वाला है। धन्यवाद।